गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पास्ट का सिंपल टेंस जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सो पास्ट का सिंपल टेंस को किस तरीके से बनाते हैं और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, मतलब जिसे हम बोले रूल, वो रूल क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा सिंपल टेंस होते हैं। अब इससे पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी सिंपल प्रेजेंट, आई होप कि वो आपने देख ली होगी। तो सिंपल पास्ट के अंदर कुछ नहीं, उसी का एक दूसरा टाइप है। इसके बाद फिर एक सिंपल फ्यूचर होगी। तो ये तीन टाइप्स के सेंटेंस जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, इनको सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं की प्रैक्टिस करें और आगे फिर इसके बाद आप सेंटेंस की तरफ चलें। ठीक है, फिर सेंटेंस सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की अपनी सीधे वीडियो को। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर से बता देता हूँ कि किसी भी भाषा में, चाहे फिर वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिर वो कोई सी भाषा हो, हर भाषा में समय को, समय जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, काल, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वर्तमान, फिर दूसरा भूत एंड भविष्य। ठीक है, तो अभी हमने वर्तमान की तो बात कर ली, सिंपल प्रेजेंट। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल पास्ट जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोई वर्ब नहीं होती इंक्लूड। वर्ब मतलब कोई ऐसा शब्द जिससे ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज स्किप करते हुए हम बाकी अदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम करते हैं डेली लाइफ में, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। ठीक है, तो पहचान की बात करें तो पहचान इसकी बहुत सिंपल है। जिन किसी हिंदी वाक्यों के अंत में सिंपल था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, ये सिंपल पास्ट कहलाते हैं। बस ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी रूल की। तो देखो, रूल बहुत सिंपल है। रूल है आपका अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, वो ये देखो, हर एक सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हर एक टेंस में, हर एक टेंस को जो है चार पार्ट्स में हमें बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है इन द सेंस कि हम हर एक सेंटेंस को चार पार्ट्स में बोलते हैं, और हिंदी में भी बोलते हैं एक्चुअल में। इन्हें इंग्लिश में नाम दिया गया है, ये है अफर्मेटिव, जिसे हिंदी बोलते हैं साधारण वाक्य। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सेंटेंस होते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, नकारात्मक, इसमें कुछ भी सेंटेंस जो होगा उसमें नहीं आएगा, बोलते हैं हम। तीसरा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, हमेशा क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा होगा, तो क्या से स्टार्ट होता है। डबल एच फैमिली होता है, क्वेश्चन वर्ड ही की तरह ही है, बीच में इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वहां कब जा रहे हो, आपने ऐसा क्यों कहा, आप ऐसा किसके साथ कर रहे हो, वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चार टाइप में हमेशा सेंटेंस डिवाइड रहता है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। जो बिगिनर है, जो पहली बार इंग्लिश सीखनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है। तो देखो, सब्जेक्ट पता लगाने के दो तरीके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो सब्जेक्ट में पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से ध्यान रखो कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। अगर आपको ये पता चल गया कि सेंटेंस में इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, वही उस सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, पहला। या दूसरा, सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा हो, इन वाले सेंटेंस में वर्ब तो आ ही नहीं रही है, तो किसके अंदर कुछ काम होगा नहीं। बाकी जनरली आपको बता देता हूं कि जिस सेंटेंस में आपको किसी के काम करने का पता चले या फिर किसी के बारे में बात हो रही है, उसके इस बारे में पता चले, तो वहां पर ये दोनों तरीके हैं जिससे आप सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाज या वर। अब बात करते हैं वाज या वर लगाएंगे कैसे। मैं उन सारे स्टूडेंट को कंसिडर करके, उन सभी स्टूडेंट के बारे में सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, उनको कुछ ही नहीं पता है। ठीक है, तो वाज वर के लिए आप यहाँ देख सकते हो। देखो, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप वाज लगाओगे। सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो आप वाज ही लगाओगे। सबसे पहले है देयर, देयर के साथ वाज लगता है। ही, शी, इट या किसी का नाम हो, इन सबके साथ वाज। दैट और दिस सबके साथ वाज लगता है। आई थोड़ा स्पेशल है, आई के साथ हमेशा वाज ही लगेगा, और सिंगुलर के साथ भी वाज लगेगा। बाकी यू, वी, दे, इन सब के साथ लगता है वर। इतना समझ में आया? आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करें हम कि इसमें सेंटेंस किस तरीके से आएंगे। तो देखो, पहला सेंटेंस है, वह एक लालची आदमी था। वह एक लालची आदमी था। तो अब इसमें सेंटेंस के अंदर किस बारे में बात हो रही है? वह एक लालची आदमी था, उस पर्सन के बारे में बात हो रही है। कोई पर्सन है, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में। तो
वह था ना, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही होगी। ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। लिख लिया यहाँ पे हमने ही। अब इसके बाद सेकंड चीज क्या है? वॉज या वर। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही के साथ हमेशा लगता है क्या? वॉज। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे? ही के साथ वॉज। अब लास्ट बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में जो कुछ बचा वो सारा ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो आप पीछे देखें क्या है? वह ही, वह वॉज था एक लालची आदमी। एक लालची। अब इसकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसकी इंग्लिश अगर आपको आती होगी तो आप इजीली इसको बना लोगे। तो बहुत सिंपल सा है। ही वॉज, एक को बोलते हैं ए, लालची को बोलते हैं ग्रीडी, आदमी को मैन या फिर पर्सन। ही वॉज अ ग्रीडी मैन या ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। बस इतना लगाया, आपका सेंटेंस कंप्लीट। कुछ नहीं करना, कोई भी साइंस रॉकेट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट है सेकंड, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। वो जानकारी जो थी बिल्कुल सही थी। सपोज किसी ने मुझे कोई जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी, तो मैं कहूंगा वो जानकारी बिल्कुल करेक्ट थी, उसने जो मुझे बताई। तो वो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? वो जानकारी, पूरा सब्जेक्ट ही बन जाएगा ये, क्योंकि बात किस बारे में हो रही है? वो जानकारी, उस जानकारी के बारे में। ठीक है, तो वो जानकारी, दैट इंफॉर्मेशन। वो यानी वह को बोलेंगे दैट। इंफॉर्मेशन का मतलब, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी। दैट इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से वॉज, क्योंकि ध्यान ये चीज का हमें रखना है, वॉज वर्ब में वॉज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। अब वह जानकारी, दैट इंफॉर्मेशन, ये जो वर्ड है, शब्द है, ये एक वचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन वॉज, वह जानकारी थी, क्या थी? बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही की इंग्लिश क्या होगी? बिल्कुल के लिए मतलब होता है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली करेक्ट, सही के लिए करेक्ट या एब्सोल्युटली राइट। दैट इंफॉर्मेशन वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट और एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब ये चीज एक बड़ी चीज में कन्वर्ट होगी ना, तो इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल रहते हैं। यानी कि अभी आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे और जब आप वोकैब याद करेंगे, और तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके इंग्लिश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। यह एक निजी व्यक्तिगत मामला था। निजी या फिर व्यक्तिगत मामला, तो क्या था? यह था। सो क्या लगाएंगे? इट वॉज। यह कुछ केस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन बोले तो उन सेंटेंस में दिस इंस्टेड ऑफ, बजाय दिस या दैट के, खास तौर पर दिस के इट लगता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इट का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस था, ये एक निजी या व्यक्तिगत मामला था, तो इट वॉज। अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट ये हो सकते हैं कि उन्हें ये लगे कि दिस वॉज क्यों नहीं आना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी आप मान लो, चलो ठीक है, आप कर लो कि दिस वॉज से आपने बना लिया। मेन चीज है सेंटेंस बनाना। सही गलत वो हम बाद में करते हैं। जो चीजें धीरे धीरे आगे लेवल अप करेंगे चीजों का, तब हमें पता चलती जाएंगी कि गलत क्या थी और सही क्या थी। स्टार्टिंग में तो आप जो बना रहे हो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लेते हैं इट का मतलब भी यही होता है, ये है। ठीक है, बट कुछ केस होता है जहां पर हम इट का यूज करते हैं। तो ये एक निजी मामला था, व्यक्तिगत मामला था। इट, इट के साथ हमेशा लगता है वॉज। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, ये रहा, इट के साथ वॉज। सो इट वॉज ए पर्सनल मैटर। निजी या फिर व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। इट वॉज अ पर्सनल मैटर, एक निजी मामला, ए पर्सनल मैटर। कुछ नहीं कर रहे हैं हम सेंटेंस के अंदर, बस रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल उठा रहे हैं और यहाँ पर लगा रहे हैं। यही चीज आपने करनी है। नेक्स्ट फोर्थ, वह आर्थिक रूप से कमजोर थी। बोलते हैं ना कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक था, मैं फाइनेंशियली बहुत मैं कमजोर था। सो शी, वह चूंकि लड़की है तो शी के बाद वॉज वर्ब में से वॉज, शी वॉज। अब आर्थिक रूप से कमजोर, तो आर्थिक रूप से की पूरी इंग्लिश होती है फाइनेंशियली। शी वॉज फाइनेंशियली वीक, कमजोर। यहां तक कोई दिक्कत? इसी तरीके से इंग्लिश में जो है सेंटेंसेस बनते हैं। दिक्कत यह है कि हम कभी सीखने की कोशिश नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो यू वुड नो कि भाई जब आप 9 10th 11 12 कोई सी भी क्लास में ना, आपको, मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्यूशन या फिर आप ये कह लें कि लाइक आपकी जो लिटरेचर बुक्स वगैरह है और उसमें जो ग्रामर आएगी, जो उसका कोर्स होगा, वो आप बहुत ही इजी से कर सकते हो, बहुत ही इजी से। और अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है ना, ग्रामर पे काफी अच्छी कमांड है, तो मैं कह रहा हूँ आप एक बार को इंग्लिश का ट्यूशन भी ना लगाओ तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा रोल जो है वो इसी चीज का है।
सेंटेंसेस का। अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं, इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो आप उसको अच्छे से समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था, ठीक है। अपने जो भी आपको सेंटेंसेस आता है उससे प्रैक्टिस करो, बनाने की कोशिश करो। कभी भी इंग्लिश में या कोई भी लैंग्वेज उसमें रटना तो मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ कि आप ये क्वेश्चन याद कर लो, यही एग्जाम में आएगा, कभी नहीं आता। तो इसलिए कहता हूँ, सीख लो, बनाना सीख लो, करना सीख लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये आपका एक सब्जेक्ट होते हुए भी ना के बराबर रहेगा। अब आगे चले, नेक्स्ट है फिफ्थ, इस रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। कई बार हम जाते हैं, बोलते हैं यार बहुत अच्छा खाना था इस रेस्टोरेंट का। सो कैसे बोलेंगे, द फूड, पहले समझे, इस रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद बहुत अच्छा था। इतना बड़ा सेंटेंस है, बनेगा कैसे? किस चीज के बारे में बात हो रही है? इस रेस्टोरेंट के खाने के बारे में। मेन इस पूरे सेंटेंस में, इस रेस्टोरेंट के खाने में, इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? रेस्टोरेंट के या फिर उसके खाने के? खाने के बारे में बात हो रही है। अब किसके खाने के? उस रेस्टोरेंट के। तो खाने को बनाएंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट। देखोगे यहाँ पे द फूड, सबसे पहले द फूड मैंने सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट द फूड। अब फूड क्या? इस रेस्टोरेंट का। तो का की के लिए इंग्लिश होती है ऑफ, प्रीपोजिशन। द फूड ऑफ इस रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट। द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट वॉज में से वॉज। अब बहुत अच्छा तो टू गुड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जब हमने द फूड यहाँ पे लगा दिया तो द फूड के बाद वाज क्यों नहीं लगाया सीधा? क्योंकि रूल तो ये बोल रहा है सब्जेक्ट के बाद वाज। जो कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो पूरा कंप्लीटली हमें लिखना होता है। अब यहाँ पर देखा जाए सेंटेंस के अंदर, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट। हमने कहा इस रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद, तो स्वाद के बारे में बात कर रहे थे, खाने के स्वाद की। तो खाना तो था द फूड, लेकिन फूड कहाँ का था? इस रेस्टोरेंट का। तो पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट, इस खाने के, इस रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद। ठीक है, इसलिए सबको हमने बनाया सब्जेक्ट, फिर वाज टू गुड। आप देखो ना, बाद में हमने क्या लगा, बहुत अच्छा था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, रोहित हर वक्त तुम्हारे साथ था, या रोहित ने हर वक्त तुम्हारी मदद की जब भी तुम्हें जरूरत थी। तो अब वर्ब को तो ऐड नहीं करेंगे, सिंपली बात कर रहे हैं, रोहित हर वक्त तुम्हारे साथ था। तो काम किसके बारे, किसके बारे में बात हो रही है? रोहित के। रोहित को बनाया सब्जेक्ट। रोहित वॉज विद यू एवरी टाइम वेन यू नीड। ये मैंने एडिशनल बना दिया है, ठीक है। सेंटेंस यहां तक था, हर वक्त तुम्हारे साथ था, एवरी टाइम। इसमें आप ऐड कर सकते हो जब भी तुम्हें जरूरत थी, whenever you need या whenever you require। तो इस तरीके से बनते हैं सेंटेंसेस, बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आप कोशिश कर सकते हैं बनाने की। इसके अलावा एक बुक आती है स्टेशनरी की शॉप पे, जनरल इंग्लिश के नाम से, ग्रीन कलर की इतनी बड़ी एक छोटी सी बुक होगी। सो आप उसे ले सकते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप से, आई थिंक 40 या 45 रुपीज की आएगी। उसमें इस टाइप के सेंटेंसेस दे रखे हैं। प्रैक्टिस पर्पज से बहुत अच्छी है बुक, उस बुक को ले लो, प्रैक्टिस करो, सेंटेंस को लिख लिख करके आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भैया आपको लिखना क्या, आपको बनाना क्या है सेंटेंस, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज बताऊं इंग्लिश के अंदर, वो यही कि भाई आप जितना सोचोगे, जितना आप कोशिश करोगे सेंटेंस बनाने की, उतना ही ज्यादा आप अच्छे होते चले जाओगे। ये पहली चीज। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वो ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा वोकैब पढ़ सकते हो ना, वोकैब पे ध्यान दो। वोकैब पढ़ो साथ ही साथ। इंग्लिश के अंदर या कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर कुछ ऐसा सीक्रेट होता है कि आपको दे दिया जाए और आप पटर पटर बोलने लग जाओगे, नहीं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको सीखने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप उसकी, उसमें यूज होने वाले शब्दार्थ को सीखो, वोकैब्स को सीखो, वर्ड मीनिंग्स को सीखो। एक बार आप ये चीज सीख जाओ ना, उसके बाद उसको शेप देना वो आपके ऊपर होता है। यानी कि मान, आप इसको इस तरीके से मान लीजिए कि जब एक मिस्त्री घर बनाता है तो मेन चीज है स्ट्रक्चर, ईंटों से वो घर को खड़ा कर दे, डिजाइन तो बाद में भी हो सकती है, समझ रहे हैं। तो मेन चीज है वोकैब होनी चाहिए। वोकैब आ गई एक बार, फिर उसके बाद बोलने के तरीके, यानी प्रोनाउंसिएशन जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट या अमेरिकन एक्सेंट, ये तो बाद में भी हो सकती हैं चीजें। सो इन सब चीजों को करना आज से शुरू कर दे अगर आपने अभी तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसकी बात करते हैं हम रूल की। तो देखो, रूल कुछ नहीं है, अगर आपने एफर्मेटिव का रूल पढ़ लिया ना, और एफर्मेटिव का रूल आपको याद है, तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, किसी के भी रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्रिक काम करती है, आप एक बार बस ये जानना सीख लो कि नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा नेगेटिव में रूल वही होता है एफर्मेटिव का, बस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब, जो सेंटेंस को बनाने में सहायक होती है उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके जस्ट तुरंत बाद नॉट आ जाता है। अब से आप कोई सा भी सेंटेंस सीखो, जब भी नेगेटिव आएगा उसमें देखना आप
हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होता सेंटेंस के अंदर। रूल वही है, सब कुछ वही रहता है। सेंटेंस में नहीं नहीं शब्द यूज होते हैं और जिससे वो नेगेटिव बनता है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह कोई आम इंसान नहीं था, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, नहीं है लिख दिया, इसको हम कर देते हैं वह कोई आम इंसान नहीं था, सपोज। सो ही वॉज नॉट। अब कौन नहीं था, किसके बारे में बात हो रही है, वह। सो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ वॉज के बाद नॉट लगाना है। तो यहां तक तो रूल एज इट इज फॉलो कर लो, ही वॉज नॉट। अब क्या नहीं था, कोई आम इंसान। तो कोई आम इंसान को बोलते ऑर्डिनरी, और इंसान को ह्यूमन। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। एन क्यों लगाया, ए एन द आर्टिकल होते हैं, आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो बस अभी आप ये समझ लो, ए और एन, ए का मतलब होता है एक, ठीक है, होता एक के लिए ही है इस वर्ड का यूज, लेकिन एन का मतलब भी एक ही होता है। अब वोवल्स कॉन्सोनेंट का कुछ खेल होता है जिसकी वजह से एन हमेशा हम, जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है ओ साउंड से, ए ई आई ओ यू, तो उसके आगे जो है ए की जगह हम एन लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगाया। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। सेकंड की बात करें, उसका इरादा सही नहीं था। मुझे उसका इरादा कोई सही नहीं लग रहा था, उसका इरादा सही नहीं था। तो बोलते हैं हम कई बार सेंटेंस, तो किसका इरादा सही नहीं था, किसके बारे में बात हो रही है, उसके के बारे में, उसका इरादा। तो हिज इंटेंशन वॉज नॉट गुड, वॉज नॉट गुड, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट, तो पूरा आ गया उसका इरादा। सिर्फ उसके की बात नहीं है ना, उसका इरादे की बात है। सो हिज इंटेंशन वॉज नॉट गुड, बन गया सेंटेंस। इसी तरीके से आपने बनाना है। वे यात्रा के लिए उत्सुक नहीं थे, यानी कि सपोज कहीं जा रहे थे तो वो बहुत ज्यादा, जैसे होता है एक्साइटेड होना, एक्साइटमेंट होना, तो वो उनकी चीज अंदर नहीं दिखी। सो दे वर नॉट एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। दे सब्जेक्ट, क्योंकि वे की बात हो रही बहुत सारों के लिए, दे वाज वर्ब में से वर, नॉट का नॉट। अब उत्सुक, उत्सुक का मतलब एक तरीके से हो गया एक्साइटमेंट, जिसे इंग्लिश बोलते हैं एक्साइटमेंट, ठीक है, तो वही हमने लिखा, दे वर नॉट एक्साइटेड, दे वर नॉट एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। इस यात्रा के लिए वो एक्साइटेड नहीं थे, ठीक है। देखो यात्रा के लिए और उत्सुक, दे वर नॉट क्या नहीं थे, यात्रा के लिए नहीं थे या फिर उत्सुक नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, दे वर नॉट एक्साइटेड, पहले उत्सुक की इंग्लिश आएगी, ऐसे भी आपको जोड़ना है। अब उत्सुक नहीं थे, दे वर नॉट एक्साइटेड, किस चीज के लिए, यात्रा के लिए, तो के लिए इंग्लिश होती है फॉर, प्रीपोजिशन है फॉर, याद कर लो ये छोटी छोटी चीजें। तो इस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ है, हम वहां किराएदार थे। हम दिल्ली में रहते थे और वहां हम किराएदार थे। कौन, हम, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में। तो हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी। वी, वी के साथ क्या लगता है, वर। मैंने पीछे आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं, वाज वर लिखवाया था, तो वर वी के साथ है, वी के साथ वर, वी वर। अरे मैंने कुछ गलतियां करी है, हम वहां किराएदार नहीं थे, यहां पर नहीं आएगा, वी वर नॉट टेनेंट। तो हम वहां किराएदार थे या हम वहां किराएदार नहीं थे, वी वर नॉट टेनेंट देयर, वी वर नॉट, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, अब देयर का मतलब वहां, दिल्ली में वहां पर हम किराएदार नहीं थे, वहां हमारा खुद का घर था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हो गई बनाते वक्त, इसको आप ऐड कर लेना सही से। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसके अंदर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, रूल को याद करने की जरूरत है नहीं, आपने अफर्मेटिव याद कर रखा था। क्या था अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आप हटा देंगे यहाँ से, वाज वर्ब को पहले ले आएंगे और सब्जेक्ट को पीछे रख देंगे, बस पोजीशन चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, पीछे एक चीज ऐड हो जाती है, क्वेश्चन मार्क। तो लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, बोलते वक्त तो खैर ये लगेगा ही कहाँ पे। तो पहला सेंटेंस, क्या ध्रुव उसका भाई था, क्या ध्रुव उसका भाई था, अगर हम इस तरीके से बात करें तो था, तो ऑब्वियसली सी बात है वाज वर्ब में से कुछ आएगा, वाज। अब ध्रुव, लड़के के बारे में बात हो रही है कि लड़के के बारे में, कि ध्रुव, सो वाज ध्रुव हिज ब्रदर, वाज ध्रुव हिज ब्रदर, क्या ध्रुव उसका भाई था, इस तरीके से बनेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, क्या उसका नाम राजीव था, वाज हिज नेम राजीव, वाज हिज नेम राजीव, वाज लगाया। अब सेंटेंस में पता कैसे लगाएं कि भाई सब्जेक्ट क्या था, उसका नाम, ये था ना मेन,
क्या उसका नाम राजीव था? राजीव इंपॉर्टेंट नहीं था इसके अंदर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट था उसका नाम। उसका नाम राजीव था, तो उसका नाम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हिज नेम। वॉज हिज नेम राजीव। अगर आपको इसमें भी दिक्कत है ना कि हिज नेम आएगा क्या आएगा, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है, आपको कुछ बेसिक चीजें भी समझने की जरूरत होंगी, आपको कुछ बेसिक चीजें ही पढ़नी होंगी, जैसे हिज नेम, उसका नाम। अगर लड़की होती उसका नाम तो हर नेम होता। ठीक है, इस तरीके की चीजें। सेकंड के बाद थर्ड, क्या वह अंग्रेजी में एक्सपर्ट था? क्या वह अंग्रेजी में एक्सपर्ट था? तो वह की बात हो रही है। सो ही वॉज ही एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की बात है ना, वॉज ही एक्सपर्ट इन इंग्लिश? अंग्रेजी में, क्या वो अंग्रेजी में एक्सपर्ट था? इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सिमिलरली, क्या उसका जवाब सही था? वॉज हिज आंसर करेक्ट? वॉज हिज आंसर करेक्ट? क्या उसका आंसर सही था? अब उसका हिज लड़की है तो वॉज हर आंसर करेक्ट? इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब लास्ट बचता है डब्ल्यू एच फैमिली, उसे भी देखते हैं वो कैसे करेंगे। लास्ट चलते हैं अब डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव था प्रश्नवाचक, उसी का एक और भाई है, उसी की फैमिली से संबंधित। तो इसके अंदर क्या होता है, सवाल जो भी होता है सेंटेंस के बीच में होगा। मैंने वही कहा था कि अगर आपने सिर्फ एक अफर्मेटिव का रूल पढ़ लिया है ना, तो आपको किसी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब। अब क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली में आपको करना क्या है, रूल क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये था अफर्मेटिव का। इसमें क्या करना है, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं इनको भी बताऊंगा। सबसे पहले इन शब्दों को लिखते हैं इस वाले रूल में, इसी को बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, उसके जस्ट तुरंत बाद इंटेरोगेटिव का पूरा रूल, यानी कि वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा ही रूल होता है, खत्म। अब मैं पहले आपको बता दूं इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लिख लेना आप चाहो तो अपनी नोटबुक में। हुज का मतलब होता है किसका। वाई क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, होम किसे, किससे, बहुत सारे मीन होते हैं। विच किसका, किसके। हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने। ठीक है, तो इसमें और क्या छूटा है, व्हेन एक वर्ड है, व्हेन लिख रखा है मैंने। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं। आप देखो इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, ये सारे वर्ड्स। तो पहला है सेंटेंस, आप कितने भाई थे। ठीक है, किसी से हम पूछ रहे हैं कि आप कितने भाई थे, तो सेंटेंस में किसके बारे में बात, किससे बात हो रही है, आपसे रिलेटेड बात हो रही है, आप कितने भाई थे, भाई के बारे में मेन कंसर्न है, भाई के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कितने भाई थे, तो कितने को बोलते हैं हाउ मैनी। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हाउ मैनी कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, हाउ मैनी के साथ जरूर कुछ ना कुछ जुड़ता है। तो हाउ मैनी कितने भाई है ना, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी डबल फैमिली वर, अब सॉरी, हाउ मैनी ब्रदर्स, फिर उसके बाद वर। क्योंकि यहाँ पर हम यही जानने की कोशिश करें कितने थे। अगर होते 10 भाई, 20 भाई, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उतने होते नहीं वैसे किसी के, 4 भाई, 5 भाई, सो इन दैट केस हम लिख सकते थे देयर वर 5 ब्रदर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको जानना है कि कितने भाई थे, तो सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं सेंटेंस के अंदर, कहने का मतलब। तो इस सेंटेंस में, इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हम जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ, जैसे यहाँ पर हाउ मेनी है, हाउ मेनी ब्रदर जोड़ करके सीधे वर लगाएंगे, और लास्ट सीधे ऑब्जेक्ट यानी कि आप जो है सेंटेंस के अंदर, उस पर लाके खत्म कर देंगे। देखो, हाउ मेनी कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स वर यू, बचा आप ही था ना, तो वर यू, आप कितने भाई थे, इस तरीके से लिखा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये कुछ स्पेशल टेंसेस हो जाते हैं इस तरीके, ठीक है। सेकंड, वो भी क्या दिन थे। कई बार हम बात करते हैं, स्पेशली जब हम पास्ट में कुछ अच्छा कर लिया होता है, कभी कुछ सोच रहे होते हैं कि यार वो भी क्या दिन थे, है ना। तो क्या के लिए, वॉट वर दोज डेज, वो भी क्या दिन थे। सो व्हाट डब्ल्यू एच फैमिली, फिर वर। अब दोज, क्योंकि बहुत सारे दिनों की बात हो रही, प्लूरल वर्ड प्लूरल हो गया, तो व्हाट वर दोज डेज, व्हाट वाज दोज डेज नहीं आएगा, व्हाट वर दोज डेज। अच्छा, इसके बाद थर्ड, इस मामले में हमारा क्या संबंध था। सपोज किसी को पुलिस उठा के ले गई और वो कहे, अरे भाई इससे मेरा क्या लिंक था, मेरा तो कोई संबंध ही नहीं था, आप मुझे खामा खा लिया है। ठीक है, तो इस मामले में हमारा क्या संबंध था, सबसे पहले क्या की इंग्लिश आएगी, व्हाट। अब किस पूरे सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है, इस मामले में हमारा क्या संबंध था, तो हमारा संबंध जो है इस सेंटेंस सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, हमारा क्या संबंध था जो हमें उठा लिया। सो व्हाट वाज आवर, आवर मतलब हमारा, लिंक या कनेक्शन, व्हाट वाज आवर लिंक, किसमें, इस मामले में, इन दिस मैटर,
ठीक है। व्हाट अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट, फिर उसके बाद वाज अवर लिंक, हमारा संबंध, ठीक है। व्हाट वाज अवर लिंक इस मामले में, इन दिस मैटर, ये भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको उठानी क्या चीज है। व्हाट वाज इन दिस मैटर नहीं लगाओगे, व्हाट वाज क्या था इस मामले में, अवर लिंक सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा क्या, इस मामले में हमारा क्या संबंध है। तो संबंध के बारे में मेन चीज है, मेन चीज संबंध पर फोकस कर रहे हैं। सो व्हाट वाज अवर लिंक इन दिस मैटर, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। सो कहाँ के लिए वेयर, वेयर के साथ पास्ट वर्ब में क्या लगाएंगे वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। वेयर वर यू, यू के साथ वर लगता है, तो वेयर वर यू फ्रॉम सम डेज या फ्रॉम फ्यू डेज, ठीक है। आप कहाँ थे इतने दिनों से, कुछ दिनों से या फिर कुछ तरीके से, ठीक है। लास्ट है फोटो पर किसका नाम था, उस फोटो पर किसी का नाम था, किसका नाम था, तो किसके के लिए लगाते हैं हुज। फोटो पर किसका नाम था, किसके की इंग्लिश आ गई सबसे पहले, हुज। अब किसका नाम, हुज नेम वाज ऑन द फोटो। अब यहां पर भी सब्जेक्ट गायब है इस सेंटेंस में, क्योंकि नाम ही तो जानना है किसका नाम था। सपोज रवि का नाम था, रवि का नाम फोटो पर था, सो रवीज नेम वाज ऑन द फोटो, ये बनता। लेकिन अब रवि गायब है, पर्सन गायब है, तो हुज नेम, इसलिए दोनों चीज ऐड हो गई, हुज नेम वाज ऑन द फोटो, ठीक है। तो इस तरीके से यूजेस होते हैं आपके सेंटेंसेस के। आई होप कि जो मैं समझाना चाहता था आज की वीडियो में, मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज आपको बिल्कुल क्लियरली बताई है, सो दैट कि आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अब इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका मतलब आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से भी ज्यादा हिली हुई है। तो उसको करना क्या है, उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज से आप रीडिंग करनी स्टार्ट कर दो, थोड़ी पढ़ना शुरू करो, चीजों को पता करना शुरू करो, मीनिंग देखो चीजों के कि क्या मीनिंग है, कहाँ पर कौन सी चीज। सबसे बेस्ट तरीका इसके लिए आप बुक रीडिंग करो, है ना। इसके थ्रू ही आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। छोटी क्लासेस की बुक पढ़ो, फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास, कुछ इस तरीके से, और धीरे धीरे चीजों को इंप्रूव करने की अपनी कोशिश करो। सो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड कॉमेडी वीडियोस के साथ।